आज का टॉपिक क्या है? नागरिकता। नागरिकता आप लोग जो है जानते हैं कि भाग 2 में है, पार्ट 2 में, और 5 से 11 तक अनुच्छेद है नागरिकता से संबंधित। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं क्या? पार्ट 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया था। इसमें बात हुई थी तो काफ़ी जोर देके पिछली बार बताया गया था क्या कि इंडिया दैट इज भारत है, वन बताए थे ना, 1 का 1 है भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ बहुत जोर दिया गया था कि इंडिया एग्जाम में आ जाए, इंडिया पहले है भारत बाद में है। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये इंग्लिश टेक्स्ट में इंडिया पहले और भारत बाद में है। जहाँ जो हिंदी प्राधिकृत पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये उसका क्लैरिफिकेशन है। ये बार बार कहा जा रहा था कि इंडिया पहले है भारत बाद में है, लेकिन हिंदी वर्जन में भारत पहले है और अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, तो 1 बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इस्टेब्लिशमेंट और क्या था? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, याद होगा। 3 में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, हाँ, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरियाज और चेंज इन नेम। ठीक है, तिवारी देख लीजिए ठीक से, याद है ना उस दिन जो बताया गया था। तो ये ठीक, ये 3 बताता है। और 4 आप कहेंगे क्या बताता है? तो 4 में जब हम नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करेंगे या उसके सीमा, क्षेत्रफल, नाम आदि में बदलाव करेंगे, तो इन बदलाव के चलते जो शेड्यूल 1 अनुसूची 1 और शेड्यूल 4 में चेंज होगा। शेड्यूल 4 क्या है? राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा की बात होती है। ठीक, क्लियर। और शेड्यूल 1 में राज्यों व संघ का नाम है। ठीक, राज्यों व संघ का नाम है, इस बात को लेके हुआ है, इस बात को लेके डिटेल दिया हुआ है। और जब ये बदलाव होगा इसमें, तो पार्लियामेंट में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें भी चेंजेज होंगे। ये सारी चीज़ें ये एम्पावर किया गया है पार्लियामेंट को 4 में। 4A में 4B जो है क्लियर है, बताया गया था आपको कि 4B जो है क्या है? 4B में ये है कि ये इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री एरियाज एंड इससे जो रिलेटेड चेंजेस हैं, ये चेंजेस जो है 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये बात जो है हम लोग पीछे पढ़े हैं। और अब हम आ गए नागरिकता पे। और ये एग्जाम में ये सवाल बहुत आता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं, ये कई बार आया हुआ है स्टेट सर्विसेज में। ये सवाल था कि नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं, ये 3-4 बार आया हुआ है यूपीपीसीएस में। ऑप्शन ए रहेगा 5 से 11 तक, ये बता दिया आपको। तो जान लिया पार्ट 1 में 1 से 4 तक, पार्ट 2 5 से 11, पार्ट 3 आप जानते हैं 12 से 35 तक। अगर 3 में से 2 भी याद है तो बीच वाला निकल जाएगा। तो ये याद रखिए, ये 5 से 11 तक है। और
एक चीज़ और बता दें कि अब ये मान के चलना है कि ऐसे सवाल आएंगे, जरूरी नहीं है। जो सवाल बनेंगे टेढ़े टेढ़े सवाल बनेंगे। जैसे एक उदाहरण बना दिया जाए ये माइंड ओपनर के रूप में कि सवाल आएंगे कि निम्न कथनों में सही है, ठीक, किस तरह के प्रश्न आएंगे। निम्न कथनों में सही है दे देगा 1, अनुच्छेद 5 नागरिकता की परिभाषा देता है, ठीक। दूसरा दे देगा नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे देगा कि विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण केवल नागरिकों को प्राप्त है। चौथा, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के, ठीक, नागरिकता के संबंध में बताता है। अब अगर इस तरह के सवाल सिविल सर्विसेज में आएंगे, निम्न कथन में सही है, कौन सा कथन सही है? पहला, नागरिकता की परिभाषा देता है, ये गलत। ये जान लें कि नागरिकता वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता कि कौन नागरिक होंगे, ये बताता है, लेकिन नागरिकता को परिभाषित नहीं करता, ये गलत हो गया। नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, अगर आपको याद है तो आप ये लगा देंगे, भाग 2 में ये सही है। विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या प्रश्न में है कि समक्ष समता केवल नागरिकों को प्राप्त है? ऐसा नहीं है। अभी आगे आप देखेंगे कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी सारे जो है किसके लिए है? व्यक्तियों के लिए हैं, तो ये भी गलत है। और अगर आपको ये पता नहीं है कि अनुच्छेद या आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है, तो आप इसको गलत कर देंगे। ये बात सही है। यानी कौन कौन सही हो गया? हाँ, 1 BOD 2 और 4, ठीक। अगर ऑप्शन में देगा 1 2 3 2 4 3 4, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 6 में क्या है। इस प्रश्न से एक बात निकल के आई, संविधान में नागरिकता संबंध परिभाषित नहीं है। नागरिकता बता दिया भाग 2 में है। और ये आगे देखते हैं हम कि विधि के समक्ष, विधि का समता, विधि के समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सारे लोगों के लिए है, व्यक्तियों के लिए है, ठीक। तो आप इसको पढ़ते समय ये बात ध्यान में रखेंगे कि सारे फैक्ट दिमाग में रहें, जिससे कि इससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में गलत ना हो। क्यों? सही है। तो नागरिक संबंध, किसी मॉडर्न स्टेट में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो नागरिक होंगे, सिटीजन्स, दूसरा कौन होंगे? एलियंस, विदेशी है? अब नागरिक कौन है? नागरिक जो है, कहें तो नागरिकता क्या? नागरिकता व्यक्ति और, हाँ, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच जो है संबंध बताती है नागरिकता। और किसी देश के नागरिक वो होते हैं जो कि उसके फुल मेंबर होते हैं।
राज्य के प्रति, देश के प्रति उनकी निष्ठा अनन्य होती है, ठीक, अनडाउटफुल होती है उनका एलिजेंस। और तीसरा होता है कि उनको सारे जो है कौन से राइट, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, सारे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स उनको मिले होते हैं, मतलब सारे राजनीतिक और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को वो एंजॉय करते हैं। तो एक तरह से अब एलियंस दो तरह के हो गए, कौन कौन से हो गए, फ्रेंडली एलियंस और इनमी। फ्रेंडली एलियंस का मतलब जिनके साथ हमारे पॉजिटिव रिलेशंस हैं, और इनमी जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है, जो इंडिया के साथ एट वार है। जाहिर सी बात है कि आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन भी इनको नहीं मिलता। क्या है आर्टिकल 22? हाँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये जो है विदेशी शत्रुओं को प्राप्त नहीं है। और देखिए, नागरिकता एक तरीके से क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन है, क्योंकि ये नॉन सिटीजन को एक्सक्लूड करता है। दुनिया में नागरिकता, सिटीजनशिप ग्रांट देने के दो तरीके हैं। क्या है? जूस सोली एंड जूस सैंगुइनिस। जूस सोली एंड जूस सैंगुइनिस, लैटिन शब्द है, इसका मतलब लॉ ऑफ सॉइल एंड लॉ ऑफ ब्लड। ठीक है, लॉ ऑफ सॉइल जो जहां पैदा हुआ है, जो जहां पैदा हुआ वहां नागरिक होगा। लॉ ऑफ ब्लड यानी माता पिता बाबा दादी, इस आधार पे। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी। 28 में मोतीलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि जज सोली ही भारत के नागरिकों की नागरिकता का आधार बनेगी। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भी, संविधान सभा ने भी जो है ब्लड के आधार पर सिटीजनशिप को नकार दिया था। तो ये रही बात। और हम ये जानते हैं कि नागरिकता एक यूनियन लिस्ट का विषय है। इस पे कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र को ही, ये पता होगा आपको। अगर आप यूनियन लिस्ट का जो है आइटम नंबर 17 खोल के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 17 तक आएंगे, तो वहाँ लिखा हुआ है सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन, एलियन। नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनेगा उसके लिए यूनियन लिस्ट है, तो पार्लियामेंट अधिकृत है। ये आइटम नंबर 17। ये छोटी छोटी बातें रही। और ये भी हम जान लें कि कुछ ऐसे अधिकार अभी बता रहे थे जो हैं, जो सिर्फ नागरिकों को हैं। फंडामेंटल राइट में कौन कौन से हैं? 15 है, 16 है, 19 है, 29, 30 है। 15 क्या है? कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन मेड ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, और क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, यानी राज्य व्यक्तियों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पे कोई विभेद नहीं करेगा। यह विभेद से प्रतिषेध करता है। 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। लोक सेवाओं के नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। ठीक, 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम, यही है ना। 29, 30 कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये चीजें ये
सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है। ये व्यक्तियों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, मतलब ये नॉन सिटीजन्स के, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और कुछ ऐसे पद हैं जो कि संविधान में आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए आरक्षित है। उनमें साफ साफ लिखा गया है, उसकी पहली अर्हता क्या है कि भारत का नागरिक होगा, शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर्स हैं स्टेट्स के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं। इन्हीं की क्वालिफिकेशन वाली कौन कौन है? अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, ठीक। इसके साथ और कौन है? विधानसभा व लोकसभा में मत देने का अधिकार ये नागरिकों का है, ठीक। और संसद व विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार ये नागरिकों का है, ठीक। ये नागरिकों के अधिकार हैं। तो वही जो बात हो रही थी, किसी देश के नागरिक वो होते हैं जिनको देश के सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जबकि नॉन सिटीजन्स को बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो नहीं मिलते। तो नागरिकों के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, विधानसभा लोकसभा में मत देने का अधिकार, संसद विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारी चीजें सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। क्लियर? और अब हम देखते हैं कि संविधान नागरिकता के संबंध में हमें क्या क्या परिभाषा करता है, क्या क्या देता है। तो ये जान लीजिए कि 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं, ये नागरिकता के विषय में कोई डिटेल प्रोविजन नहीं उपलब्ध कराते। 5, 6, 7, 8 ये सिर्फ बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन लोग भारत के नागरिक बने। 9 ये कहता है कि अगर आपने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ली तो आपकी सिटीजनशिप गई। 10 ये कहता है कि इस तरह के जो नागरिक हैं वो नागरिक थे या नागरिक जाने जाते हैं, वो नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद कोई अन्यथा व्यवस्था नहीं करती। और 11 संसद को इस बात के लिए अधिकृत करती है कि संसद क्या करेगी? हाँ, नागरिकता के संबंध में नागरिकता देने, एक्विजिशन और लॉस, टर्मिनेशन या अन्य विषयों में कोई कानून बना सकती है। यानी 11 अधिकृत करके संसद को कि संसद नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता खत्म होने या अन्य इस विषय पे कोई भी प्रावधान बना सकेगी। यहां कह करके सिटीजनशिप का भाग 2 अपना हाथ जोड़ लेता है और संविधान आगे की तरफ बढ़ता है। कहाँ? फंडामेंटल राइट्स में, जहां से आपका 12 से 35 शुरू होता है, ठीक। क्लियर? ये जान ले, ये 5 ऐसा मत सोचिएगा कि नागरिकता की परिभाषा देता है। नागरिकता वर्ड अनडिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। और अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। हम देखें आर्टिकल 5 जो है क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। ये बताता है कि कौन कहता है कि ये कहता है अ पर्सन हु हैड डोमिसाइल इन इंडिया। ये कंडीशन ये होगी, ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया। और अगर वो नीचे दी हुई तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक होगा।
the three, if the person fulfills one condition out of three given here, shall be a citizen of India. पहली चीज ये है, क्या है, क्या है, who was domicile in India, एक हो गया. दूसरा क्या है, he was born in India. अगर वो भारत में पैदा हुआ है, था भारत का डोमिसाइल हो, ठीक है. ये क्या, दूसरा क्या है, either of parents is born in India, यही ना, माता पिता में कोई अगर भारत में पैदा हुआ हो. और तीसरा क्या है कि वो जो है, हाँ, रेजिडेंट है इन इंडिया में, हाँ, 5 ईयर प्रायर, हाँ, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से अगर वह साधारणतः ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, साधारणतः निवास कर रहा है, तो वह भारत का नागरिक होगा. यानी ये डोमिसाइल होना जरूरी है. इफ ही इज डोमिसाइल इन इंडिया एंड फुलफिल्स वन कंडीशन, अगर ये है भारत में पैदा हुआ है तो भी भारत का नागरिक होगा. डोमिसाइल इन इंडिया है, अगर उसके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुआ है तो भी नागरिक होगा. डोमिसाइल इन इंडिया है, कमिटमेंट के 5 साल पहले से रह रहा है तो भी भारत का नागरिक होगा. तो ये डोमिसाइल और एक कंडीशन, यही आर्टिकल 5 बताता है. अब यहाँ सवाल उठता है कि डोमिसाइल क्या है, जानने का तो बनता है ना. यानी नागरिकता के लिए डोमिसाइल, एक आर्टिकल 5 में जो डोमिसाइल शब्द है, ही हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया, इसका मतलब है कि नागरिकता के लिए डोमिसाइल जरूरी है. तो आर्टिकल 5 डोमिसाइल की भी परिभाषा नहीं देता संविधान. जिस तरीके से नागरिकता को डिफाइन नहीं करता, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन डोमिसाइल को, जान लीजिए, कभी एक लाइन का सवाल आ जाए, डिफाइन नहीं करता. ये क्लियर. इसके लिए हमें न्यायिक जजमेंट पे निर्भर रहना होता है. तो एक जजमेंट है क्या, कि कौन सा केस था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण. इसमें किसने, कौन थे चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन थे. आप जानते हैं ही वाज 3rd CJ. पहले कौन थे, कानिया साहब थे, हीराचंद, दूसरे पतंजलि शास्त्री थे, और तीसरे मेहर चंद महाजन साहब थे. 1954 की बात है ये. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण की केस में चीफ जस्टिस महाजन ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था. हाँ, कोई व्यक्ति किसी अस्थायी जगह पर, किसी बात का अस्थायी निवास हो, और वह जो है, और वर्तमान में उसका छोड़ने का इरादा नहीं है. यही जजमेंट में था कि किसी व्यक्ति का अधिवास, डोमिसाइल वह जगह होगी जहां की वह स्थायी रूप से निवास कर रहा है, और फिलहाल वर्तमान समय में उसका वही रहने का इरादा, मतलब उसको छोड़ने का इरादा नहीं है, वही उसका अधिवास होगा. यानी अधिवास के 2 एलिमेंट निकल के आए, एक रेजिडेंस हुआ और दूसरा जो है क्या है, उसका इंटेंशन, कि वही रहना चाहता है, फिलहाल वहां से जाना नहीं चाहता. इंटेंशन, 2 चीजें हैं. इसलिए डोमिसाइल और रेजिडेंस से फर्क भी यही होता है. रेजिडेंस कहीं रहना रेजिडेंस है, लेकिन डोमिसाइल तभी घटित होगा, तभी कारित होगा जबकि वहां रहने का इंटेंशन होगा. ये इंटेंशन रेजिडेंस को डोमिसाइल से अलग करता है. और इंटेंशन कैसे जाना जाएगा, एक्शन के आधार पे जाना जाएगा, उसके जो क्रियाकलाप हैं उससे पता चलेगा. तो ये डोमिसाइल की परिभाषा उन्होंने दी. और ये भी जान लें कि कानून जो है प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही उसका डोमिसाइल, अधिवास
उसका डोमिसाइल उपलब्ध करा देता है। क्लियर? उपलब्ध कराता है, यानी उसके माता पिता का, उसके पेरेंट्स का जहां डोमिसाइल होगा, जहां माता पिता का होगा, वहीं उसका भी डोमिसाइल होगा। और अधिवास दो तरह के हुए, एक मूल अधिवास हुआ, एक अर्जित अधिवास हुआ। जन्म के समय जो अधिवास मिलता है मूल अधिवास है। आप जाकर के कहीं की और जो है अपना निवास बना के रहने लगी, अपने अधिवास आप अर्जित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक ये भी हो गया कि अधिवास प्रत्येक व्यक्ति का, कानूनी अधिवास, कानून प्रत्येक व्यक्ति को अधिवास उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हो सकता है किसी व्यक्ति का घर ना हो, लेकिन उसका डोमिसाइल या अधिवास जरूर होगा। ये थोड़ी सी बात अधिवास के बारे में। और ये भी जान लें कि आर्टिकल 5 के अंतर्गत ही अधिवास के बारे में प्रदीप जैन बनाम भारत संघ का केस था। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि भारत में नागरिकता एक है। अगर कोई एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में अस्थायी या अस्थायी निवास की दृष्टि से जाता है तो वह अर्जित नहीं करता। ठीक है, तो ये अधिवास, नया अधिवास दूसरे राज्य में जाके आप अर्जित नहीं करते। ये थी अधिवास की बात आ गई, तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत था ये। अब हम आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 क्या है? उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाए थे आर्टिकल 6। अगर आर्टिकल 6 आपको नहीं पता है तो आपका वो प्रश्न गलत हो सकता था, हो सकता है अंदाज से सही हो जाता, तीर तुक्का, लेकिन पूरी संभावना थी कि गलत ही हो जाता। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में बात करता है। ठीक, कहता है कि क्या कहे कि एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन लोग, कोई व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब अगर कोई व्यक्ति या माता पिता में कोई एक, माता पिता में कोई या बाबा दादा दादी में कोई, हाँ, इंग्लिश में कहें इफ ए पर्सन ईदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज और हर ग्रैंड पेरेंट्स was born in undivided India। कहने का मतलब वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई, बाबा दादी में से कोई अगर अविभाजित भारत में पैदा हुए थे तो अगर वह दो में से एक कंडीशन पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक, दो कंडीशन क्या क्या है? दो में से कोई एक पूरा करना है, दोनों नहीं। कि वो जो डेट ऑफ परमिट था जिस दिन इशू हुआ था, बाहर से पाकिस्तान लोग आ जा रहे थे 19 जुलाई 1948 है ना। जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए, बिफोर और माइग्रेशन के तारीख से, प्रयोजन करने के बाद से ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया रहने लगे, रेजाइडिंग इन इंडिया, तो वो भारत के नागरिक होंगे। और जो लोग 19 जुलाई 1948 या उसके बाद आए, ऑन और आफ्टर, उसके बाद आए, तो वो भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पंजीकरण कराना होगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसके सामने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी होगी जो रजिस्ट्रेशन कर रही है, उसके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के पहले उन्हें संतुष्ट करना जरूरी है कि 6 महीने पहले से भारत में रह रहे हूं। तो ये पता है ना कि ये 5, 6, 7, 8 ये सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के जो संविधान लागू होने के पहले, एक तो ये हो गए जो भारत में रह रहे थे, जो पाकिस्तान से आए। ठीक, अब देखिए 7 ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 7
आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? आर्टिकल 7 उन व्यक्तियों के बारे में बता रहा है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, लेकिन फिर से पुनर्वास के लिए, रीसेटलमेंट के लिए वापस आ गए। ठीक, क्लियर? 7 उनके बारे में बता रहा है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से गए, उसके बाद उधर से रीसेटलमेंट के लिए वापस आ गए, वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। उन्हें भी क्या करना होगा? पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन, जैसे 6 में व्यवस्था थी। और ये सब पंजीकरण कराने के पहले उनको 6 महीने रहना जरूरी है, उन्हें संतुष्ट करना होगा कि 6 महीने से रह रहे थे। तो ये बातें हो गई। आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 जो है क्या करता है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक, क्लियर? भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रहने वाला है उसकी नागरिकता के बारे में बताता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति या माता पिता में कोई या दादा दादी में कोई, ये पर्सन ईदर ऑफ पेरेंट्स और एनी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स was born in अनडिवाइडेड इंडिया। अगर उसके माता पिता में कोई या बाबा दादी में कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, और ऐसा व्यक्ति जो जिस देश में रह रहा है वहां पर कूटनीतिक तरीके से या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक, यही 8 बताता है। 8 यही कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, इसके माता पिता में कोई, बाबा दादी में कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, तो ऐसा व्यक्ति कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक मेथड से या काउंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वहां जिस देश में रह रहा है वहां पंजीकरण करा के 8 ये बताता है कि नागरिक बन सकता है। ठीक, ये हो गया 5, 6, 7, 8। 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश की, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये कहता है। और ये प्रावधान जो है संविधान, ये देश आजाद होने के बाद जिन लोगों ने भारतीय नागरिक दूसरे देश की, फॉरेन स्टेट की नागरिकता ग्रहण की थी उनके लिए है। और 26 जनवरी 1950 के बाद जिन लोगों ने विदेशी नागरिकता ग्रहण की उनके लिए जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत व्यवस्था है। और अनुच्छेद 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है
कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति, आर्टिकल 10 ये कहता है कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या नागरिक के रूप में जाना जाता है, वो नागरिक बना रहेगा, है? लेकिन उसकी नागरिकता जो है क्या होगी? संसद के बनाई गई विधि के अधीन होगी। संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगी। ठीक, कोई व्यक्ति जो नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा वैसे ही, और संसद अधिकृत है, अगर कोई कानून बनाती है तो उसकी नागरिकता उस देश के अधीन होगी। और आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 ये कहता है हाँ कि नागरिकता इक्विजिशन, हाँ, नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता लॉस ऑफ सिटीजन, नागरिकता समाप्ति के तथा अन्य विषय में, अन्य विषयों पर कानून बनाने के लिए क्या होगा? संसद को शक्ति होगी। ये 11 जो है संसद को इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि संसद किसी को नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति, नागरिकता एक्विजिशन और नागरिकता टर्मिनेशन या अन्य विषयों पे कोई कानून बनाएगी। यानी 5 से लेकर 11 तक संसद को शक्ति देके यही संविधान जो है कि अनुच्छेद नागरिकता के संबंध में हाथ जोड़ लेते हैं और ये शक्ति संसद को मिल जाती है। इसके बाद जो है आगे, ठीक है, संसद ने जो है सिटीजनशिप एक्ट 11 का इस्तेमाल करके 1955 बनाया। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 11 के दिए प्रावधान का प्रयोग करके क्या किया संसद ने? सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। बता याद रखिएगा, 55 ऐसे एग्जाम में अगर दे देगा, क्या कह देगी? नागरिकता अधिनियम बनाया गया, 1954, दूसरा 1955, तीसरा 1956, चौथा 1950। तब जो है अगर ये क्लियर नहीं है तो गड़बड़ा जाएगा। कभी याद आएगा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, कभी याद आएगा 50। तो इसको एकदम से नागरिकता अधिनियम 1955 याद करने के लिए याद कर लीजिए, चाहे 55 लिख के याद कर लीजिए, चाहे इसे बना लीजिए कि ये नागरिक ये नागरिक हैं, 1-5 ये है, 1-5 ये है। कहने का मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ है, ये ऐसे कल्पना नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। ये अमेंडमेंट कब कब हुए थे? 1986 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक। लेकिन ये तो बहुत मस्ट है कि हम 5 याद रखें, जिससे एग्जाम में चूक ना हो। तो नागरिकता प्राप्त करने के, अर्जन के, इक्विजिशन के संविधान कितने तरीके, ये भी सवाल आया हुआ है। कितने तरीके बताता है? दिया था ऑप्शन में 1, दिया था एक ऑप्शन में 5, दूसरा दिया था 7, तीसरा दिया था 3, चौथा दिया था 10। तो भ्रम की स्थिति होगी अगर क्लियर नहीं है। 5 है तो याद रख लीजिए 5 है। 5 कौन कौन है अर्जन इक्विजिशन के? 1 क्या है? बाय बर्थ। दूसरा क्या है? बाय डिसेंट।
तीसरा क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा क्या है? बाय नेचुरलाइजेशन। पांचवा क्या है? बाय इन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। ठीक, हिंदी में जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से, और क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, भूमि का अधिग्रहण करके। ये 5 तरीके हैं अर्जन के। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता प्राप्ति के लिए जो संसद ने कानून बनाया, उसमें ये प्रावधान किए कि आप जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण करा के, प्राकृतिक बाय नेचुरलाइजेशन और सिंपली बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज कि अगर किसी राज्य को भारत में मिलाया जाएगा तो वहाँ के लोग तो भारत के नागरिक बन जाएंगे। उन्हें एक नागरिकता आदेश निकाल करके भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इक्विजिशन में पहला क्या था? नागरिकता अर्जन, इक्विजिशन। इक्विजिशन के लिए पहला क्या बताया? बाय बर्थ, जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पर। ये कहता है कि ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के दिन या उसके बाद से जो है, कहता है अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। क्लियर है? ये जो संविधान शुरुआत में हुआ था, जूस सोली लॉ ऑफ बर्थ। आप भारत भूमि पे पैदा हो गए तो आप भारत के नागरिक होंगे। आपके माता पिता की नागरिकता चाहे जो भी हो, उनकी नेशनलिटी, सिटीजनशिप चाहे जो भी हो, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन ये व्यवस्था थी 1/7/1987, 1 जुलाई 1987 के पहले तक। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक, हाँ, जन्म के आधार पर बाय बर्थ तभी होगा जबकि उसके माता पिता में कोई भारत के नागरिक हों। क्लियर? यानी ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 भारत का नागरिक बनने के लिए अब ये कंडीशन लगा दी गई कि ईदर ऑफ हिज आर पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है? यानी अब ये जस्ट जूस फंगुइनिस की तरफ डाइवर्ट होने लगा, जूस फंगुइनिस की तरफ, ब्लड की तरफ। और ये व्यवस्था चलती रही कब तक? 3/12/2004 के पहले तक। और 3 दिसंबर 2004 के बाद जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ वह भारत का नागरिक तभी होगा जबकि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो। ठीक? बोथ आर पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक होंगे। और इसमें अथवा एक और है कि माता पिता में कोई एक, हाँ, माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा
हाँ, इलीगल माइग्रेंट्स यानी अवैध प्रवासी ना हो। क्लियर? यही है लबो लुबाब का बाई बर्थ। पहले ये था कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता की नागरिकता जो भी हो, उसकी नेशनलिटी जो भी हो। ये 1787 था, 87 तक था। 1787 को या उसके बाद ये कर दिया गया कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी था। इधर पेरेंट्स आगे आकर के 3/12/2004 को इसमें फिर तरमीम किया गया, फिर इसको अमेंड किया गया और कर दिया गया माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हों और दूसरा अवैध प्रवासी न हो तो वह भारत का नागरिक होगा। और ये एक्ट यह बात भी सुनिश्चित करता है कि भारत में पोस्टेड कौन? हाँ, चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया और चिल्ड्रेन ऑफ एनिमी एलियंस, इनको जो है क्या होगा, जन्म के आधार पे बाय बर्थ भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। यानी फॉरेन डिप्लोमेट जो भारत में पोस्टेड है उनके बच्चे और विदेशी शत्रुओं के बच्चे जो अगर भारत में हैं तो उन पैदा हुए हैं तो उनको जन्म के आधार पे भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। यही बात है बाय बर्थ की, जन्म के आधार पे। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है, बाय डिसेंट, वंश के आधार पे नागरिकता अर्जन के क्या प्रावधान है। बाय डिसेंट, बाय डिसेंट का मतलब क्या है, वंश के आधार पे। तो यहां भी संविधान यही व्यवस्था करता है, ऑन और आफ्टर 26/1/1950, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ कोई व्यक्ति, भारत के बाहर पैदा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा कब, जबकि उसका पिता, फादर भारतीय नागरिक हो। ठीक, यह व्यवस्था कब तक चलती रही? 10 दिसंबर 1992 के पहले तक। यह लैंगिक भेदभावकारी व्यवस्था, कोई व्यक्ति वंश के आधार पे भारत का नागरिक तभी बन सकता था विदेश में रहने वाला, जो कि अगर उसका पिता भारतीय नागरिक हो, इसमें पेरेंट्स नहीं था, सिर्फ पिता था। लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले तक ये व्यवस्था थी। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया, इस असमानता को दूर किया गया और ये व्यवस्था दी गई कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक वंश के आधार पे तभी भी बन सकता है जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, अगर उसके माता पिता में कोई भी भारत के नागरिक हैं। ठीक, क्लियर? और यह व्यवस्था 3 दिसंबर 2004 तक थी, के पहले तक। ठीक है, और 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जबकि हाँ, उसके जन्म के बाय बर्थ के विद इन ईयर, 1 साल के भीतर,
इंडियन कंसुलेट में उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया हो, या सरकार द्वारा अगर कोई अवधि बढ़ाई गई है तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया हो, और रजिस्ट्रेशन कराते समय इस बात का प्रमाण पत्र देना जरूरी है क्या, कि उसके बच्चे के पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। ठीक, यही प्रावधान है वंश के आधार पे, दूसरा नागरिकता प्राप्त करने के, और तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। नागरिकता अर्जन का जो तीसरा तरीका है, थर्ड वन, वो क्या है, बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। ठीक, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति 7 साल से अगर समान रूप से रह रहा है तो वह पात्र है पंजीकरण के लिए, उसका पंजीकरण किया जा सकता है। दूसरा ये कहता है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या अन्यत्र रह रहा है, वह भी पंजीकरण करा के भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरा ये कहता है कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाह किया है और वह 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, तो वह भी पंजीकरण का पात्र है और रजिस्ट्रेशन करा के भारत का नागरिक बन सकता है। चौथा कहता है कि भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, भी पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। पांचवा क्या कहता है, कोई फुल एज एंड कैपेसिटी का कोई व्यक्ति, जो या जिसके माता पिता में कोई एक, कोई या माता पिता में कोई एक भारत के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे, तो वह भी भारत का नागरिक के लिए पंजीकरण करा सकता है, बशर्ते वह यह संतुष्ट कर दे कि वह 12 माह से भारत में रह रहा है, यानी 12 माह रह के फिर पंजीकरण करा के नागरिक बन सकता है। और छठवां ये कर दिया गया उनके लिए जो फुल एज एंड कैपेसिटी का है, और क्या है, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, और ऐसे OCI कार्ड होल्डर के रूप में वो पंजीकृत है 5 वर्षों से, और अगर वह 1 साल से भारत में रह रहा है, 12 महीने से भारत में रह रहा है, तो वो पंजीकरण का पात्र है। पंजीकरण करा के भारत सरकार के अथॉरिटी के सम्मुख नागरिक बन सकता है। ये नागरिकता अर्जन का तीसरा तरीका था। ठीक, चौथा है बाई नेचुरलाइजेशन। अगर एक लाइन में कहें तो अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से भारत में रह रहा है, बाई नेचुरलाइजेशन को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डिनरली 12 साल से भारत में रह रहा है, कुल मिला के भारत में 12 साल से रह रहा है, और शेड्यूल 3 में दी गई
कौन शेड्यूल? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के शेड्यूल में दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो वह भारत का नागरिक नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से पंजीकृत किया जा सकता है। और शेड्यूल 3 में जो बातें हैं वो थोड़ी सी ये है कि प्राकृतिक आधार पे बाय नेचुरलाइजेशन नागरिकता उन्हीं देश के लोगों को दी जाएगी, उन्हीं देश के निवासियों को जहां की इस तरह की नागरिकता भारतीयों के लिए उपलब्ध है। दूसरा ये भी कहता है कि नेचुरलाइजेशन के लिए, नागरिकता के लिए आपका पंजीकरण स्वीकार होने के बाद आपको दूसरे देश की नागरिकता तत्काल छोड़नी होगी। स्वाभाविक सी बात, दूसरे देश की नागरिकता तत्काल छोड़नी होगी। और क्या है? और यह भी कहता है कि ऐसे व्यक्ति को संविधान के 8वीं अनुसूची के भाषाओं का ज्ञान हो, 8 शेड्यूल में जो भाषा दी गई है भाषाओं का ज्ञान हो। 14 कहता है उसका चरित्र, कंडक्ट अच्छा हो, उसका जो है चरित्र, कंडक्ट जो है उसका अच्छा हो, गुड कंडक्ट हो। और 5वां क्या कहता है? हाँ, कि वह भारत में रहने का इच्छुक हो, ऐसा नहीं हो कि नागरिकता लिया और फुर्र हो गया। यानी कहने का मतलब वो भारत के भीतर या विदेश में किसी भारतीय संस्था में, किसी समिति में या किसी कारपोरेशन में या भारत की ओर से कहीं भी काम कर रहा है तो वो वैसे ही काम करते रहना चाहता है नागरिकता प्राप्त करने के बाद भी, तो वह जो है नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिक बनेगा। और एक चीज़ और, संसद यहाँ कानून ये जो है बात का अधिकार देता है, सरकार चाहे तो इन किसी दिए गए किसी प्रावधान में शिथिलन कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कला, साहित्य, आर्ट, लिटरेचर, साइंस या मानवीय कल्याण के लिए कोई बड़ा कार्य कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार चाहे तो इन सारे चीज़ों की उपेक्षा करके उसे प्राकृतिक आधार पर नागरिकता दे सकती है। तो ये नेचुरलाइजेशन की बात है। एक दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जानने की यहाँ, कि पंजीकरण व प्राकृतिक आधार यानी बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन के आधार पर इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, ठीक है। और पंजीकरण और प्राकृतिक आधार पर नेचुरलाइजेशन पे जो नागरिक बनेंगे उनको जो है संविधान के वोट फॉर लॉयल्टी, एलिजेंस, संविधान की आस्था के प्रति शपथ लेनी होगी। ये भी उनको करना पड़ेगा। संविधान के प्रति आस्था रखने के लिए एलिजेंस की अगर ओथ नहीं लेंगे तो उनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी, और इसका उल्लंघन करने पे आगे आप देखेंगे उनकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो ये बातें हो गई। और 5वां एकदम आसान था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कि अगर भारत के भीतर कोई और भूभाग आता है तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भारत का नागरिक घोषित किया जाएगा। और नागरिकता अधिनियम 1955 इसकी क्या व्यवस्था करता है, इसमें आप जान लें कि एक नागरिकता
आदेश निकाला जाता है। जब निकाला जाता है उसके आगे उसका सन डाल दिया जाएगा। जैसे पांडिचेरी नागरिकता आदेश 1962 में बना, नागरिकता आदेश बीच में डाल देंगे पांडिचेरी, और ये कह दिया जाएगा कि इस भूभाग के सारे नागरिक आज से भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज के आधार पे ये 5 चीज़ें थी। ठीक है, और हम नागरिकता समाप्ति देख लें। नागरिकता समाप्ति कैसे कैसे होगी। पहला है स्वैच्छिक रूप से, रिनंसिएशन, यानी कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती नागरिक नहीं बना सकते। कोई व्यक्ति अगर नागरिकता छोड़ना चाहता है तो छोड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ता है। पंजीकरण कराना पड़ेगा, जहां उसका पंजीकरण हो जाएगा वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा पंजीकरण किसी ऐसे समय में आता है जबकि भारत किसी युद्ध में व्यस्त है, तो उसको सेट असाइड कर सकता है जब तक वो चाहे। ठीक, और स्वैच्छिक आधार पे जब आप छोड़ेंगे तो आपके जो माइनर, जितने भी आपके माइनर चिल्ड्रेन हैं, जो भी बच्चे हैं 1, 2, 4, 10, वो सारे जो है वो भी फिर नागरिक नहीं रहेंगे। ये बात अलग है कि वो 18 साल का होने के बाद जो है क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, 18 साल के बाद जो है रजिस्ट्रेशन करा के भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक, दूसरा आधार क्या है इसमें, बाय टर्मिनेशन। आपने अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली स्वेच्छा से, वॉलंटरली, तो आपका क्या हो गया, आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप नागरिकता से टर्मिनेट हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। ठीक, और अगर युद्ध वगैरह की स्थिति अगर उस समय चल रही है तो इसको, इस तरह के प्रस्ताव को सरकार टाल सकती है। ये प्रावधान है। और तीसरा क्या बताता है, जो थोड़ा बड़ा है, क्या कहता है, बाई डिप्राइवेशन। नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं, स्वैच्छिक, बर्खास्त, और तीसरा क्या है, बाई डिप्राइवेशन, वंचित करके। बाई डिप्राइवेशन, नागरिकता से वंचित करके। किनको वंचित करना चाहिए, पहले तुमको वंचित कर देना चाहिए जिन्होंने कि फ्रॉड से, फर्जी डॉक्यूमेंट, जालसाजी के तरीके से भारत की नागरिकता ली है, चाहे नेचुरलाइजेशन से चाहे रजिस्ट्रेशन से। तो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने नागरिकता जो है मिथ्या साक्ष्य देके हैं, फ्रॉड के आधार पर ली है, उनको खत्म कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, हाँ, कि जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के एलिजेंस के लिए ओथ ली है, तो ऐसा करने पे, संविधान के प्रति अनास्था प्रदर्शित करने पे उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया चाहिए, कर दिया जाता है। तीसरा ये है कि भारत अगर किसी साथ युद्ध में है तो युद्ध के दौरान अगर वह व्यक्ति क्या करता है, गैर कानूनी तरीके से शत्रु देश से संबंध साधता है, या उसे गोपनीय सूचना उपलब्ध कराता है, यही है ना, या उसे कोई गोपनीय सूचना उपलब्ध कराता है, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर देना चाहिए। वो कर दिया जाता है कि हमारा युद्ध चल रहा है तो आप गैर कानूनी देश से जो है, गैर कानूनी ढंग से उससे आप संबंध बनाए हुए हैं, और जो है उसको गोपनीय सूचना कोई दे रहे हैं, राष्ट्र विरोधी सूचना दे रहे हैं। इस तरह की सूचना देना, राष्ट्र विरोधी कोई सूचना दे रहे हैं या उससे कोई गैर कानूनी संबंध बनाए हुए हैं, तो आपका नागरिकता खत्म हो जानी चाहिए, वंचित कर देना चाहिए आपको। क्या हो गया, एक आपने फ्रॉड से नागरिकता ली है, संविधान में अनास्था दर्शाते हैं, युद्ध के दौरान गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित करते हैं, या किसी राष्ट्र
विरोधी सूचना देते हैं किसी से। चौथा ये कि नेशनलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के भीतर अगर आपको किसी देश के द्वारा किसी भी विदेश में 2 साल की भी जेल होती है, 2 साल की कैद होती है, तो उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। 5 साल के भीतर अगर आप बाय नेशनलाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप को लिए हैं और आपको 2 साल के अंतर्गत 2 साल की कैद कहीं हो जाती है, विदेशों में कहीं भी आपको 2 साल की सजा होती है, तो आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और 5वां ये कहता है कि अगर आप 7 वर्ष से ज़्यादा भारत से बाहर विदेश में रह रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता से वंचित किया जाएगा, डिप्राइव किया जाएगा। बट एक चीज़ है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रहते हैं, आपको हर साल जा करके इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि आप भारत की नागरिकता को रिटेन करना चाहते हैं, भारत की नागरिकता को बनाए रखना चाहते हैं। आपको ये हर साल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगर आप हर साल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि यू वांट टू रिटेन योर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और यू आर इंटेंडेड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो फिर आपको के ऊपर ये 7 साल वाला डिप्राइवेशन का कानून नहीं लगेगा। यही संक्षेप में नागरिकता अर्जन और समाप्ति जो भी कहिए की बात थी। और अब जो है इसके दूसरे सेगमेंट में थोड़ा सा कल और चर्चा कर लेंगे। ओके, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, जय हिंद।